हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो पिछली वीडियो पड़ी थी उसी से रिलेटेड फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या देखा था, हम वायुमंडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक आखिरी टॉपिक है जिसको कवर करना ज़रूरी है। वो क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो जल की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वो क्या है, कितनी और किस रूप के अंदर है, वो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो क्या है कि वायुमंडल के अंदर जल, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी। ठीक है, आपको ही पता है कि जो जल है एक तो हमारे स्थल मंडल में भी है, लेकिन कुछ जल जो है हमारे वायुमंडल के अंदर भी आता है। और ये किस रूप में है, ये तीनों ही रूपों के अंदर आपको वहाँ पे मिलेगा, जैसे कि ठोस में, सॉलिड में भी, द्रव में भी यानी लिक्विड में भी, और गैस रूप में, तीनों के अंदर ये आपको मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल के अंदर जो ये पानी है ये मुख्यतः किस रूप में मिलेगा आपको, जल वाष्प के रूप में। क्योंकि हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि वायुमंडल के अंदर जो तीन चीज़ें मिलती हैं, एक तो धूलकण मिलते हैं, एक जलवाष्प मिलता है, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, गैसें पढ़ी थी। जो गैसें हमने डिस्कस कर ली है, धूलकण हमें पता चल गया था क्या होता है, और अब जलवाष्प इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो तीन चीज़ें हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा जो पानी, जो जलवाष्प है, वायुमंडल के अंदर पहुंचता कैसे है, वो पहुंचता है जलाशयों से। ठीक है, जलाशयों से क्या होता है, जलवाष्प होता है, यानी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, दूसरा पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो जल है, जो जलाशयों से तो वो तापमान की वजह से वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों के अंदर भी आप देखोगे पानी होता है, उसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। और जब सूरज की किरणें हमारी पत्तियों पे आती है तो वो क्या होता है कि हमें पानी को, तो जो सूरज का ताप होता है वो हमें आम आदमी तक पहुँचने नहीं देता पेड़, और पेड़ का जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ होती हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जिस वजह से जो छाया हमें मिल जाती है और सूरज का ताप हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आप देखना गर्मी के अंदर हमें छाया में, पेड़ों की छाया में हमें थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। क्यों होता है, इसी वजह से, क्योंकि पत्तियां जो है पानी छोड़ देती हैं, प्रकाश को, सूरज के तापमान को, और हमें छाया प्रदान करती है। ठीक है, एक पॉइंट ये था कि जलाशयों से वाष्पोत्सर्जन होता है या पौधों से जल वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन, ये दो चीज़ें होती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी, या नमी भी हम इसको बोल सकते हैं आम भाषा के अंदर। ठीक है, तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और है, जो हवा के अंदर, जो यानी वायुमंडल के अंदर जो कितनी मात्रा के अंदर जो होती है ये एक इकाई क्षेत्रफल के अंदर, उसको बोला जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, कि एक वास्तविक जो मात्रा होती है वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की, उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोला जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा, जो हवा के, जो मतलब हवा के अंदर जो तापमान की वजह से होने वाले जो प्रतिदर्श पे, यानी सैंपल पे जो संतृप्तता आती है, संतृप्तता मतलब सैचुरेशन, मतलब कि सैचुरेटी होती है, सैचुरेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है औसांक, यानी ड्यू पॉइंट। ठीक है, मतलब कि हवा के अंदर, जो हवा है उसके अंदर कोई प्रतिदर्श, मतलब कि सैंपल है कोई, मतलब कि कुछ एरिया है, वहाँ पे जिस तापमान पे संतृप्तता आती है, सैचुरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं औसांक, यानी ड्यू पॉइंट उसको बोला जाता है। पेपर में पूछ लेगा आपको ड्यू पॉइंट क्या होता है। सैचुरेशन आना, हवा के अंदर कोई प्रतिदर्श या सैंपल के अंदर, कुछ एरिया के अंदर जो जिस तापमान पे ये आती है, कितना तापमान ये अंदर ड्यू पॉइंट आना शुरू हो जाता है हवा के अंदर, उसको औसांक बोला जाता है, ड्यू पॉइंट बोला जाता है, सैचुरेशन आना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक है कि वाष्पीकरण और संघनन, ये क्या होता है, इवेपोरेशन और कंपैक्शन, ये क्या होता है। देखो वाष्पीकरण क्या है, वो मुख्यतः ताप की वजह से, मतलब कि तापमान जब बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है।
तो वाष्पीकरण इवेपोरेशन क्या होता है, तापमान के बढ़ने पे, जिस ताप पे ये होता है, ताप पे निर्भर करता है सारा का सारा वाष्पीकरण, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, पानी से जलवाष्प बनना शुरू हो जाए गैस के रूप में, और ऊपर जाके उसका क्या होता है, संघनन। यानी जो जलवाष्प है गैस के रूप में उठी थी, जल के जो वाष्प है गैस के रूप में उठी, ऊपर जाके संघनन हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब हवा ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर जो क्या है ऊपर कम है, जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल के अंदर, तापमान घटता जाता है। कितना घटता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। ठीक है, वही है कि जब तापमान घटता जाता है ऊपर और हवा ऊपर जाके ठंडी होती जाती है, तो उन जलवाष्पों का संघनन हो जाता है, वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम आमतौर पे बादल ही बोल देते हैं, और अलग अलग रूप में इसको बोला जाता है। अब आगे हम इसको क्लियर करेंगे क्या होता है संघनन, क्या होता है। ठीक है, ये किस कारण होता है, उष्मा के हार्स के वजह से, उष्मा क्या, हीट की वजह से, हीट का खत्म होना उसके अंदर और उसको ठंडा होता जाना, संघनन होता जाता है उसका। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है, जब आर्द्र हवा जो है वो ऊपर जाके ठंडी होती जाती है, तो उसको जो जलवाष्प की जो मात्रा है उसको इकट्ठा करने, जो जब हवा ऊपर जाती है ठंडी होती जाएगी हवा, ऊपर जो गर्म हवा नीचे से उठ के ऊपर गई हो ठंडी होगी, और ऊपर जाने के बाद वो क्या होगा कि जो उसकी मात्रा में वो ठंडक आती जाएगी, जिस वजह से वो द्रव रूप में जो पानी की बूंदें हैं, जो गैस थी वो द्रव रूप में इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस, गैस थी द्रव के रूप में होगी, और जब बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है, जब ओलावृष्टि होती है, यानी वो ठोस रूप में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो तीनों ही रूप में अब वायुमंडल के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं हमारी। ठीक है, देखो ये किन किन रूप में हमें मिलती है वायुमंडल के अंदर, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक तो होता है जो इसके अंदर होता है ओस में, ओस आपने पढ़ा होगा, ड्यू। दूसरा तुषार यानी स्नो के रूप में, कोहरा यानी कि फॉग में, और उसके अलावा चौथा बादल में यानी क्लाउड। ठीक है, मुख्यतः इन 3-4 रूपों में ही वायुमंडल के अंदर जलवाष्प होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, देखो ओस क्या होता है, ओस होता है जब हवा के जो हवा है, जो संघनन हो कि जो जलवाष्प है ऊपर जाके संघनन होता है, और जब उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उसको धारण नहीं कर पाता वो संघनन होने के बाद वो जलवाष्प, तो वो नीचे आके गिरता है। और ये किस रूप में गिरता आपको मिलेगा, ये ठोस चीज़ों पे, जैसे पत्थर पे आपको मिलेगा, घास पे मिलेगा, पत्तों पे मिलेगा, पत्तों मतलब कि पौधों के पत्तों पे, पेड़ों पे। तो आपको ओस जो हमें आमतौर पे सर्दियों के अंदर मिलती है वो मुख्यतः इसमें ही होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो जलवाष्प है वो जब उसका टेम्परेचर जब ऊपर जाके इकट्ठा होता है, 0 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर होना चाहिए, यानी 0 डिग्री के प्लस में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है, तो ओस बनती है। और ओस बनने के लिए मुख्यतः कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहले क्या है कि आकाश जो है, आसमान क्या है, साफ़ होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए उसके अंदर। दूसरा हवा जो शांत होनी चाहिए। तीसरा 0 डिग्री से प्लस उसका जो है टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो नमी है जो वो नीचे आके पत्थर, घास या पत्तों के रूप में वो हमें दिखती है, जो आमतौर पे हमें सर्दियों में देखने को मिलती है। और चौथा पॉइंट की जो रातें हैं वो लंबी और सर्द रातें होनी चाहिए, ठंडी मौसम के अंदर ही आपको ओस देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ओस हो गया। दूसरा तुषार क्या है, तुषार सेम ऐसा ही है, बस इसके अंदर फ़र्क क्या है कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नेगेटिव यानी नीचे होता है, -1 -2 -3 ऐसे करके। जो ये ओस के बूंदे हैं, जो जलवाष्प है वो वहाँ से गिरता है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है। और जो बर्फ़ के छोटे छोटे बर्फ़ के रवे होते हैं ना, जैसे रुई जैसे होते हैं, जो हम स्नो जो पहाड़ों के अंदर आप आमतौर पर देखने को मिलते हैं, हम कहते हैं कि यार पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रही है, वो स्नो होती है, तुषार होता है। इसके भी सेम चीज़ें होती हैं कि शांत हवा होनी चाहिए और मौसम साफ़ होना चाहिए, सर्द रातें होनी चाहिए,
ये चीज़ें होनी चाहिए, बस टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो तुषार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्नो में आ जाता है। फोग क्या होता है? देखो फोग सर्दियों के अंदर हम आमतौर पे उत्तर भारत में देखते हैं कि फोग क्या होता है, जब हवा की जो बूंदे हैं, जो हवा के अंदर जब जलवाष्प था वो ऊपर धारण ना करके वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और जब नीचे गिरते टाइम धूल के कणों पे, जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं उन पे वो जाके इकट्ठा हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो वो कोहरे का रूप ले लेता है। ये धरातल के बिल्कुल पास भी हो सकता है या धरातल पे भी हो सकता है, धरातल से कुछ ऊंचाई पे भी हो सकता है कोहरा। ठीक है, कोहरा बस यही है कि जो बूंदे हैं, जो जलवाष्प की बूंदे थी वो कणों पे आके, धूल कणों पे आके इकट्ठी हो गई हैं, तो वो एक बादल का रूप ले लेती है, जिस वजह से हमें देखने में दिक्कत होती है। इसलिए विजिबिलिटी आप देखोगे कोहरे के अंदर बहुत कम हो जाती है। और जब यही बादल या कोहरा जब धूम्र में यानी धुएं के कण, धूम्र कणों में, धुएं के कणों में जब ये मिल जाता है तो उसको हम धूम्र कोहरा भी बोला जाता है। ठीक है, कोहरा हो गया। एक होता है कुहासा। कुहासा इसी से रिलेटेड शब्द है। कुहासा में बस इतना फर्क होता है, जो कोहरा होता है वो होता है शुष्क, यानी जब हम कहीं भी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप देखोगे हमें कोहरे के अंदर दिखना कम हो जाता है, लेकिन हमें ये शुष्क मिलेगा, इसके अंदर आपको नमी नहीं मिलेगी। लेकिन जो कुहासा होता है आप देखना, उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें तो होती हैं, उसके अंदर आपको नमी मिलेगी। अगर हम बाइक पे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा कपड़े सारे भीग जाएंगे, क्योंकि वो नमी है उसके अंदर वो पानी की मात्रा होती है जो हमारे शरीर पे सारा लग जाती है। लेकिन कोहरे के अंदर आप देखोगे कि आपको शुष्कता मिलेगी, आपको सूखा मिलेगा, लेकिन बस विजिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन कुहासे के अंदर विजिबिलिटी तो कम रहेगी, लेकिन वो नमी भी उसके अंदर होती है, तो ये कोहरा होता है। बादल क्या होता है? बादल वही कि पानी की बूंदें हैं, हवा में गई और जाके ऊपर जाके इकट्ठा होना शुरू होगी, लेकिन जब वो सहन नहीं कर पाते तो बादल का रूप, वो इकट्ठे हो जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। तो बादल भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है पक्षाब मेघ, मेघ मतलब बादल, ठीक है, पक्षाब मेघ। दूसरा होता है कपासी मेघ। एक होता है सत्री मेघ। ठीक है, कपासी मेघ, सत्री मेघ, और इसके अलावा एक होता है वर्षा मेघ। ठीक है, पक्षाब मेघ मतलब क्या होता है? इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग आपको मिलेगी 8000 से लेके 12000 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी, इन बादलों की आपको मिलेगी। ये बादल आप जब देखोगे तो आपको आकाश के अंदर फैले हुए मिलेंगे ये, और ये दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं, और लगभग ये बादल जो होंगे आपको सफ़ेद कलर के मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको आसमान के अंदर, सफ़ेद बादल और बिखरे हुए हैं आसमान के अंदर, तो वो पक्षाब मेघ होंगे। कपासी मेघ क्या होते हैं? इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 5000 मीटर से लेके 7000 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये भी आकाश के अंदर फैले होते हैं, लेकिन जो इनकी जो कपासी मेघ है, इनकी जो होते हैं छितरे और इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ये भी, और ये इनका जो आधार है वो चपटा होता है। इनका आधार जो होगा कैसा होगा? चपटा आपको मिलेगा। सत्री मेघ क्या होता है? समझ गए होंगे, इससे कम ऊंचाई इनकी होती है, लेकिन सत्री मेघ की परत के रूप में, परतदार बादल जो होते हैं, हम देखते हैं कई बार एक परत के अंदर होते हैं, परतदार होते हैं बादल जो आसमान के अंदर फैले होते हैं, लेकिन उनकी परतों के अंदर आपको दिखेंगे, वो सत्री मेघ। और वर्षा मेघ क्या होता है? जो पानी वाले मेघ होते हैं, जो ज़्यादातर काले और घने होते हैं। घने मतलब कि गहरे फैले होते हैं, और ये उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, जो धरातल के बिल्कुल पास होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम उनको टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। और वर्षा मेघ क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं ये सूरज के प्रकाश को आर पार नहीं होने देते हैं। इस वजह से आप देखना, जब वर्षा मेघ आते हैं तो आसमान में पूरा अंधेरा छा जाता है, और जब वर्षा होती है तो चीज़ें, बादल वर्षा मेघ ही होते हैं जो वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये बादल है प्रकाश मेघ, कपासी मेघ, सत्री मेघ या वर्षा मेघ। आपको पूछ सकता है कौन से प्रकार के बादल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पास में होते हैं वर्षा मेघ होते हैं, सबसे दूर जो बादल आपको मिलेंगे वो पक्षाब मेघ बादल मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा वर्षण होता है। एक वर्षण क्या? वही कि पानी की बूंदों का गिरना। जब बादल ऊपर जाके इकट्ठा होके अपने आप को सहन नहीं कर पाते, तो जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है वो बाहर सहन नहीं कर पाते, तो वर्षण का रूप ले लेते हैं।
यानी बारिश का रूप ले लेते हैं और वो ज़मीन पे आके गिरने लगते हैं। किस रूप में? पानी के रूप में, जल के रूप में वो गिरने लग जाते हैं ज़मीन के ऊपर। ठीक है, तो ये वर्षण होता है। बस वर्षण में एक दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम ओलावृष्टि। ओलावृष्टि भी एक होता है। ओलावृष्टि क्या होती है? ओलावृष्टि का मतलब क्या होता है कि जब पानी बादलों से निकल के गिरने लगता है तो जब पानी नीचे आता है तो ठंडी परतों से होके गुजरता है। जब आसमान में मौसम ज़्यादा ठंडा होता है तो इस वजह से ठंडी परतों की वजह से जो पानी है वो कठोर हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है, और वो ओले के रूप में बन जाता है। पत्थर के ओले पत्थर के रूप में बन जाता है और वो ज़मीन पे आके गिरता है, जिसको हमें लगता है कि ओलावृष्टि हो रही है हमारी। इतना ही होता है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके बारे में था। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि जो बारिश होती है, जो वर्षण होता है, वो पृथ्वी के किस भाग में कितना होता है लगभग। ठीक है, जैसे कि हमें ग्लोब के अंदर हमने समझा था जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे वर्षा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो ध्रुवों पे है यहाँ पे आपको वर्षा कम मिलेगी। यानी कि जो वर्षा की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ में कम होती होती जाती है। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा कि जो वर्षा आपको मिलेगी वो ज़्यादातर आपको पूर्वी एरिया पे, जो भी अगर मान लो ये कोई महाद्वीप है, इसका जो पूर्वी एरिया तटीय प्रदेश है उस पे आपको वर्षा मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और ये धीरे धीरे मध्य एरिया में कम होती जाएगी और पश्चिमी एरिया में बिल्कुल कम होती जाती है। जैसा कि हम एग्जांपल हमारे राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पे आपको वर्षा की मात्रा कम मिलेगी, लेकिन उसके पूर्वी हिस्सों में मात्रा ज़्यादा मिलती जाएगी, और उत्तर प्रदेश, यूपी और इन एरिया में आपको वर्षा ज़्यादा मिलेगी, और पूर्वी एरिया जो है वो बिल्कुल ज़्यादा वर्षा की मात्रा प्राप्त कर, जैसे चेरापूंजी और मोशिनराम। ठीक है, वो हम भारत के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा आपको जो वर्षा की मात्रा है वो महासागरों पे आपको ज़्यादा मिलेगी, महासागरों पे ज़्यादा मिलेगी और महाद्वीपों पे कम मिलेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि महासागरों पे जो वर्षा कहाँ से बनती है? जलाशयों से वाष्पीकरण किया, जलवाष्प हुआ और वर्षा का कारण बनता है। तो महासागरों पे आपको क्या मिलेगा? पानी ज़्यादा मात्रा मिलेगा स्थल पे, जिससे वाष्पीकरण की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है, और इसी वजह से आपको महासागरों पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और महाद्वीपों पे स्थल के एरिया पे वर्षा की मात्रा आपको कम मिलेगी। ठीक है, जो पॉइंट मैंने ये बताया था आपको, ये वाला, ये आप देखना 30 से लेके 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि पश्चिमी एरिया में कम और पूर्वी एरिया में वर्षा की मात्रा ज़्यादा। लेकिन 45 से लेके 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे आपको ये थोड़ा सा उल्टा मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ पे होगी आपको पछुआ पवनें, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पछुआ पवनें आपको वहाँ पे मिलेंगी, और इन पछुआ पवनों की वजह से जो पानी जो है वो पश्चिमी एरिया पे ज़्यादा मिलेगा आपको, और धीरे धीरे पूर्वी एरिया की तरफ उसकी मात्रा घटती जाएगी। तो ये वर्षा का वितरण है कि हमारे पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। भारत के संदर्भ में जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भारत में किस एरिया में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, वो चीज़ें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको कुछ समझना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।